अब हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। तो आइए देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी किसे कहते हैं। पब्लिक फैसिलिटी यानी दोज फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन फॉर देयर वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती है जो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को प्रोवाइड की जाती है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके भले के लिए। जो सर्विसेज, जो फैसिलिटीज सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं फैसिलिटीज और सर्विसेज को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज होती है आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, वाटर हो गया, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी। ये कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है अपने नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए, और इसी को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि पब्लिक फैसिलिटीज आखिर सरकार को ही प्रोवाइड क्यों करानी चाहिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, आइए देखते हैं। बिकॉज दीज आर बेसिक फैसिलिटीज which cannot be provided by individually at the reasonable cost। देखिए ये बहुत सारी, ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पीने के पानी की बात करें, या स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें, तो ये सब सरकार एक रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर वाले इस फैसिलिटीज को एक रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं कराएंगे, वो इसकी कॉस्ट और ज्यादा हाई रखेंगे, जो देश में सभी लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपने देश में सभी लोग अमीर नहीं है, बहुत से गरीब लोग भी हैं, तो वो इन फैसिलिटीज को कहां से हासिल करेंगे, तो उनके बस की बात नहीं है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता को वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, क्योंकि प्राइवेट वाला अगर प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसकी रेट बहुत ज्यादा वसूलेंगे। इस तरह से सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। तो अब तक हमने ये भी देखा कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहां मैंने एक लाइन एक और लिखी है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पहला एग्जांपल, वी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। हम पैसे से एक ऐसा एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते जिसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं हो। आज दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति ना कोई ना हो, कैसा भी व्यक्ति हो भली, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब भी बाहर जाएगा तो वो जो सांस लेगा, यानी डर्टी हवा, मतलब कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं खरीद सकते, कितने ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि वी कैन नॉट बाय अनएडल्टेड मशीन मेडिसिन विद मनी। मतलब मिलावटी जितनी भी दवाइयां होती हैं, हम शुद्ध दवाइयां परचेस नहीं कर सकते पैसे से। हमें इतने भी अमीर नहीं है, और देश का हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि वो अपने लिए खुद के लिए एक लेबोरेटरी बना ले, अपने खुद के लिए दवाई बना ले। तो पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इसके अलावा हम बीमारियों से भी नहीं बच सकते। बहुत सारी जो इन्फेक्शन वाली जो बीमारियां होती है उससे भी हम नहीं बच सकते हैं। जैसे कि आपने कोरोना में भी देखा था, कितने ही पैसे वाला व्यक्ति हो लेकिन जिसको बीमारी लगी वो कोरोना में चल बसे। तो इस तरह से कहा जाए कि पैसे से आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते, सुख और शांति नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए यहां आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश में सभी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, सारे लोग अमीर नहीं है। सभी लोग अपने लिए सिक्योरिटी के तौर पर एक एक गार्ड नहीं रख सकते हैं, सभी लोग अपने लिए मेडिकल नहीं खोल सकते, सभी अपने लिए स्कूल नहीं खोल सकते हैं। तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए, उनको सस्ती रेट पर वो चीजें प्रोवाइड कराए। ये सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। तभी तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज की, कि सरकार जो चीजें प्रोवाइड कराती है, सरकार जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उसी को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। आइए एक लास्ट एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, जो आपकी बुक में दे रखा है, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है
एक डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश जो की जाती है यूएनडीपी द्वारा, इस रिपोर्ट में 3 क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं और उसके बेस पर ही कंट्री को रैंक दी जाती है कि कौन सी कंट्री टॉप में है। और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? पहला होता है एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, मतलब उस देश का में रहने वाले लोगों का एजुकेशनल लेवल कितना है, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। और तीसरा, पर कैपिटा इनकम। मतलब ये 3 इंडिकेटर होते हैं, ये भी कह सकते हैं, या ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिनको फॉलो करके यूएनडीपी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, और जिसमें बताया जाता है कि कौन सा देश डेवलप्ड यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप रैंक में है या कौन सा बॉटम में है। तो जिस देश के अंदर ये तीनों ही चीजें हाई लेवल पे होती है, जहां अच्छी एजुकेशनल लेवल एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है और लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है, तो वो देश टॉप में होता है। तो ये एक रिपोर्ट होती है और इसी रिपोर्ट को कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो हेल्थ केयर स्टेटस जो चेक किया जाता है, वो एक टर्म की बेस पर किया जाता है, जिसको कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ का मतलब होता है लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन, मतलब औसतन एक भारतीय कितना जीता है, तो उस बेस पर भी इसको कंपेयर किया जाता है। और एक लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम जो है उसको हमेशा डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है। और डॉलर में कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि जो यूएस डॉलर है कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज, मतलब यूएस डॉलर एक मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी गुड्स आप डॉलर से सेम खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो पर कैपिटा इनकम जो है उसको डॉलर में ही कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स, और साथ में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन टू चेकअप हेल्थ स्टेटस, मतलब किसी व्यक्ति का उसकी वजन और उसके हाइट के हिसाब से देखा जाता है कि उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है कि उसका वजन उसकी हाइट के हिसाब से या उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन सही है या नहीं है। तो एक तरह से हेल्थ स्टेटस चेकअप किया जाता है और इसी को हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं कि मतलब किसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, कौन ओवरवेट है या कौन ज्यादा कम है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ स्टेटस चेक करने का एक ये फॉर्मूला है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप किसी व्यक्ति की हाइट वेट जो है उसको उसकी हाइट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब किसी पर्सन की वेट को अगर आप उसकी हाइट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से हम बॉडी मास इंडेक्स ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए फॉर एग्जांपल भी मैंने यह दिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन है 77 केजी और उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सेंटीमीटर है इसको आपको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप वेट की जगह वेट रख दीजिए और हाइट की जगह हाइट रख दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आंसर जो आएगा ये कहलाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप क्या करिए, किसी का जो वेट जो है उस वेट को उसके हाइट से डिवाइड कर दीजिए। बस याद रखना है कि आपको जो हाइट जो है वो सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखना है, मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, यानी आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से देखा जाए तो एक आइडल बॉडी मास इंडेक्स फॉर 14 इयर्स गर्ल, मतलब एक 14 साल की अगर एक लड़की है तो उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? उसका बॉडी मास इंडेक्स 15.4 होना चाहिए।
यानी अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 15.4 से भी कम है, यानी वो क्या है, अंडर न्यूरिश्ड है, यानी कुपोषण की शिकार है, इस तरह से। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक आइडल बॉडी मास इंडेक्स फॉर 15 ईयर्स, अब मान लीजिए 15 साल का एक जो लड़का है, तो उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स 27 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो यानी वो ओवरवेट है, यानी उसका वजन ज्यादा है। तो इस तरह से एक सिंपल सा हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति का उसकी हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए। कुल मिला के हेल्थ स्टेटस चेकअप किया जाता है और इसी को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, डेवलपमेंट को मीनिंग को जाना, हमने देखा डेवलपमेंट के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, डेवलपमेंट के मीनिंग अलग होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। साथ में हमने ये भी देखा था कि कंपेयर जो किया जाता है अलग अलग बेस पे किया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्यों? क्योंकि अगर आज के टाइम का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने वार्निंग दी है कि आज के टाइम का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर, या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आइए उसी चीज को हम देखते हैं। एज वी आर डेवलपिंग वी आर यूजिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेस। आज जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम क्या कि रिसोर्सेस का ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से प्रेजेंट टाइम्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वार्निंग दी है कि आज के टाइम का अगर हम डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का लेवल देखें या डेवलपमेंट का टाइप जो देखे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है एक तरह से। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है लेकिन एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि आज जिस तरह का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक तरह से प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्राउंड वाटर का। एक सर्वे किया गया, लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया, तो वहां पर अगर देखा गया कि यार ज्यादातर 20 सालों के अंदर ग्राउंड वाटर जो है लगभग 4 मीटर डाउन हो गया। मतलब आजकल हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज भी जो हो रहा है खास करके एग्रीकल्चर में, हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर वाटर का जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर में होता है। और देश के कुछ खास हिस्से हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है। अब यूज तो किया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो वाटर लेवल जो है ना लगभग वो 4 मीटर घट चुका है। मतलब इसी तरह से अगर हम देखें कि लगातार हम पानी का यूज करते जा रहे हैं और ओवर यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम सबको वाटर स्केर्सिटी का सामना करना पड़ेगा, पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब हम डेवलपमेंट करने के लिए वाटर का तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज को भूल रहे हैं कि आने वाले टाइम जो होगा वो हमारे लिए खतरों भरा होगा, जिसका हमें सभी को बहुत ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये था ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल। मतलब ओवर यूज की वजह से ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, उसका लेवल घटता जा रहा है। दूसरा एक और ये है, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। मतलब अगर तेल की अगर बात करें, पेट्रोलियम की अगर बात करें, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि अगर हम इनका वन टाइम यूज कर लेते हैं तो उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट टाइम में अगर इनको देखें, इफ कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल एट प्रेजेंट रेट, जिस रेट से आज हम इनका यूज कर रहे हैं, उपयोग जो कर रहे हैं जिस रेट से, अगर यही रेट लगातार जारी रही ना, तो आने वाले जो 50 साल जो हैं उसमें ये क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टॉक फिक्स है। ये हजारों सालों में बनते हैं और इनका स्टॉक फिक्स होता है, ये लिमिटेड स्टॉक में। तो अगर इसी तरह से प्रेजेंट रेट से अगर ये हम यूज करते गए तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, बल्कि मान के चलिए कि 50 सालों के अंदर ये क्रूड ऑयल भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो आज एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग अभी मैंने बताया, यानी हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन हमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। यानी बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए हुए हमें डेवलपमेंट करना है, साथ में फ्यूचर की
जनरेशन जो आ रही है, आने वाली पीढ़ी जो है, उसके लिए भी हमें रिसोर्सेस बचा के रखना है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा उसी को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हाँ, बहुत सारी जो ग्लोबल क्रिसिस जो हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, बहुत सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हो गई, वो सारी प्रॉब्लम्स समाप्त होनी चाहिए, तब जाके एक ओरिजिनल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि केवल तरक्की करते जाइए और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते जाइए, ये डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है। और यही चीज हमने इस चैप्टर में देखी है कि लोग ये कहते हैं कि देखो उनकी इनकम ज्यादा, उस देश की इनकम ज्यादा है, यानी वो डेवलप है, बल्कि ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट का देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल हो। जैसे हमने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।